एक रात एक छोटी सी बच्ची को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और उसके पापा उसे ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन यानी आज के समय के 18 करोड़ रुपए जला देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार की। Pablo Emilio Escobar Gaviria। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज़्यादा पैसा था कि ये सारे पैसे वो बड़े बड़े गोडाउन्स में भर कर रखता था और हर साल 10% पैसा तो चूहे कुतर जाते थे। पाब्लो एस्कोबार दिन के $60 मिलियन यानी कि आज के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 500 करोड़ रुपीस हर दिन कमाता था और पूरे कोलंबिया देश की 65% जीडीपी अपनी जेब में लेकर घूमता था। Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. लेकिन पाब्लो एस्कोबार एक बहुत बड़ा क्रिमिनल भी था। उसने 4000 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए थे, जिसमें से 600 पुलिस वाले थे। और इतने सारे मर्डर्स करने के बाद भी वो जेल नहीं जाता है और खुद को सज़ा देने के लिए अपनी ही बनाई हुई जेल में रहता है। आखिर कौन है पाब्लो एस्कोबार और उसके पास इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से और उसने इतने सारे मर्डर्स आखिर किए क्यों? दिस इज़ द फुल लाइफ स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रिनगिरियो शहर में हुआ। पाब्लो एस्कोबार के फादर एक फार्मर थे और उनकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं रहती थी। पाब्लो का क्रिमिनल करियर बचपन से ही शुरू हो जाता है। वो अपने कजिन गुस्टाओ के साथ मिलकर चोरियां करता था। जैसे जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने स्टाफ रूम की चाबियां चुराई थी और उन असली चाबियों से उन्होंने सेम तरह की नकली चाबियां बनाई थी। स्टाफ रूम के अंदर से उनको स्कूल का स्टैम्प और डिप्लोमाज मिलता है और उसकी मदद से वो फेक डिप्लोमाज बनाना शुरू कर देते हैं और वो डिप्लोमाज रियल लगे इसके लिए वो अपने टीचर्स की हैंडराइटिंग और सिग्नेचर कॉपी करता है और उन डिप्लोमाज को वो बाहर कुछ स्टूडेंट को जाके बेच देते थे और बिना क्लासेस को अटेंड किए कुछ बच्चों को हाई डिप्लोमाज मिल जाती थी। स्कूल कंप्लीट होने के बाद पाब्लो एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके लैटिन अमेरिकन ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, बट फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से वो कुछ टाइम बाद वहाँ से ड्रॉप आउट कर लेता है। पाब्लो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है और वो तभी डिसाइड करता है कि अगर मैंने 30 साल की उम्र तक 1 मिलियन पैसोज नहीं कमाए तो मैं अपने आप को मार दूंगा, यानी कि खुदकुशी कर लूँगा। पैसे की भूख की वजह से वो और बड़े बड़े क्राइम्स करता है। वो कार चुराना और लोगों को किडनैप करना शुरू कर देता है। वो अमीर लोगों को किडनैप करता और उनसे रस्म की डिमांड करता, लेकिन एक बार वो कार चुराते हुए पकड़ा जाता है और पुलिस उसे जेल में डाल देती है। पाब्लो 2 महीने तक जेल में रहता है और जेल से आने के बाद वो एक नई चीज़ डिस्कवर करता है। पाब्लो देखता है कुछ लोग इक्वेडोर में जाकर कोका पेस्ट ला रहा है और उसकी मदद से वो कोकीन पाउडर बना रहा है और उस कोकीन पाउडर को वो हाई प्रॉफिट में बेच रहा है। पाब्लो भी इक्वेडोर में जाकर 5 किलो कोका पेस्ट लाता है और उसकी मदद से वो 1 किलो कोकीन पाउडर बनाता है और उस 1 किलो कोकीन पाउडर को वो $6000 में बेच देता है। पाब्लो ने कई सारे क्राइम्स किए थे, लेकिन उसने इतना जल्दी इतना सारा पैसा कभी नहीं कमाया था। पाब्लो के हाथ मानो एक जैकपॉट लग जाता है और वो यहीं से कोकीन यानी कि ड्रग्स के बिजनेस में घुस जाता है और यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। पाब्लो और उसका कजिन गुस्टावो कोकीन का एक नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। गुस्टावो इक्वेडोर में ट्रैवल करता है और वहाँ पे एक ड्रग डीलर जॉर्ज गिलानो के साथ पार्टनरशिप कर लेता है और अब वो उनको कोका पेस्ट सप्लाई करने वाला था। उसी साल मार्च 1975 में पाब्लो एस्कोबार की शादी उसकी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया हेनोआ के साथ हो जाती है। मारिया की उम्र 15 साल थी, जो कि पाब्लो से कुल 11 साल छोटी थी। पाब्लो एस्कोबार अपने कोकीन के बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है, लेकिन 1976 में उनकी एक कोका पेस्ट की ट्रक पकड़ी जाती है। पाब्लो उन पुलिस वालों को $5000 की रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाले पैसा लेने से मना कर देते हैं और पाब्लो को बेला विस्टा की जेल में डाल देते हैं। बेला विस्टा की जेल बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और डेंजरस थी। वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े क्रिमिनल्स को ही रखा जाता था और यहीं पर पाब्लो की कई सारे क्रिमिनल्स और माफियाज के साथ मुलाकात होती है और उसके अंडरवर्ल्ड में कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पाब्लो एस्कोबार अपने कनेक्शन और रिश्वत की मदद से बेला विस्टा की जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट हो जाता है और फिर उस जेल से भी छूट जाता है। पाब्लो कई सारे अलग अलग तरीके से कोकीन को सप्लाई करता है, कभी मछली के पेट में, तो कभी कार्स के टायर्स में, तो कभी एरोप्लेन्स के टायर्स में। हर पॉसिबल रूट से वो कोकीन को सप्लाई करता है। पाब्लो ने फ्लोरिडा के पास के एक आइलैंड पे कुछ लैंड, एयर स्ट्रिप्स और बिल्डिंग्स भी खरीदी थी, जहाँ पर वो कोकीन को स्टोर करके रखता था। पाब्लो एस्कोबार इस टाइम तक इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था कि जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे मार देता। पाब्लो का बस एक ही फंडा था कि अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी पूरी लाइफ पैसों से भर दूंगा और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
पाब्लो एस्कोबार एक क्रिमिनल था, बट उसका कॉन्फिडेंस एंड पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो व्हाइट हाउस के सामने अपने बेटे के साथ फ़ोटो खिंचवाता हुआ भी नजर आता है। पाब्लो इस टाइम तक इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर बन चुका था और वो अमेरिका की 80% ड्रग नीड को पूरा करता था, और उसी के साथ साथ वो कई सारे अलग अलग देशों में भी कोकीन को सप्लाई करता था। पाब्लो अपने कोकीन के बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करता है, और जहाँ भी पुलिस बीच में आती थी वो उन्हें रिश्वत देकर मामला रफा दफा कर देता था। अर्ली 1980s के टाइम में अमेरिका में कोकीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है और उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाती है। पाब्लो एस्कोबार इस डिमांड को पूरा करके बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमाता है। उस टाइम पर यूएस के एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स पर वीक सिक्योरिटी थी, इसलिए पाब्लो सूटकेसेस, बनाना शिपमेंट्स, कार्गोज में ड्रग्स को सप्लाई करता था। लेकिन पाब्लो का माल धीरे धीरे पकड़ा जाने लगा और इसलिए वो कोकीन को सप्लाई करने के लिए एक नई टेक्निक निकालता है। वो जीन्स को लिक्विड कोकीन में डुबाता था और वो जीन्स कोकीन को एब्जॉर्ब कर लेती थी, और जीन्स की मदद से वो सिक्योरिटी के नाक के नीचे से कोकीन को सप्लाई करता था। लेकिन कुछ टाइम बाद सिक्योरिटी वालों को ये टेक्निक पता चल जाती है और इसलिए पाब्लो भी जीन्स को छोड़कर पैकिंग वाले कार्डबोर्ड बॉक्सेस की मदद से कोकीन को सप्लाई करता था। वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस को लिक्विड कोकीन में डुबोता और वो बॉक्सेस उस कोकीन को एब्जॉर्ब कर लेते, और इस तरीके से वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस की मदद से कोकीन को सप्लाई करता था। और भी कई सारे टेक्निक्स पाब्लो कोकीन को सप्लाई करने के लिए अपनाता था। पाब्लो के पास एक टाइम पर इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि उन पैसों को बांधने के लिए हर महीने $2500 रबर बैंड पर खर्च करने पड़ते थे। पाब्लो ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, कार्स, शिप्स, हेलीकॉप्टर, बंगलोज भी खरीदे थे। पाब्लो ने अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोलंबिया के मेलेडीन शहर के पास एक प्रॉपर्टी में की थी। ये प्रॉपर्टी ही 7000 एकड़ की थी, जिसे पाब्लो ने $63 मिलियन में खरीदा था। और इस प्रॉपर्टी पे उसने पार्क्स, रेसिंग ट्रैक्स, सोकर फील्ड, स्विमिंग पूल्स, हेलीपैड्स, पर्सनल एयरपोर्ट और पर्सनल जू भी बनाया था। उस जू में कई सारे जानवर थे, एलिफेंट्स, हिप्पो, जिराफ्स, ऑस्ट्रिचेस, बर्ड्स और भी कई सारे। सब कुछ सही चल ही रहा था। पाब्लो की लाइफ अय्याशी से भरी हुई थी, लेकिन उसके एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से ये अय्याशी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली थी। पाब्लो डिसाइड करता है कि अब वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेगा। पाब्लो एस्कोबार सोचता है कि मेरे पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर और ज़्यादा पावर आ जाए तो मैं अपने कोकीन के बिजनेस को बिना किसी रोक टोक के चला सकता हूँ, और ये सोचना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पाब्लो एस्कोबार का बचपन से ही प्रेसिडेंट बनने का सपना था, और इसी को पूरा करने के लिए वो पॉलिटिक्स में एंट्री लेता है। मारिया की मदर पाब्लो को पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से मना भी करती है। वो कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस क्या है और तुम पैसा कैसे कमाते हो। अगर तुम पॉलिटिक्स में चले गए तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पर तुम छिप सको। तुम हम सबको भी खतरे में डाल रहे हो। बट पाब्लो मारिया की मदर की बात नहीं सुनता है और एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। पाब्लो एस्कोबार पार्लियामेंट का मेंबर बहुत ही आसानी से बन सकता था, क्योंकि वो वोटर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसने कई सारे अच्छे काम किए थे। पाब्लो ने फुटबॉल फील्ड्स, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल कोर्ट्स बनाए थे, गरीबों के लिए घर और हेल्थ क्लिनिक बनाए थे। पाब्लो ने हज़ारों पेड़ पौधे लगाए थे और चैरिटी में मनी भी डोनेट किया था। और इन्हीं सभी अच्छे कामों की वजह से वो गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। पाब्लो एस्कोबार की स्पीचेस भी बहुत ज़्यादा नेशनलिटिक होती थी। वो सिंपल वर्ड्स में गरीबों को फोकस में रखकर बोलता था। 14 मार्च 1982 पाब्लो एस्कोबार को कोलंबियन चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इलेक्ट किया जाता है। Ciudadanos de Colombia, recibamos a nuestro nuevo presidente, Pablo Escobar. बट एक महीने बाद 19 अप्रैल को सेमेना मैगजीन की फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि गरीबों के लिए पाब्लो की इमेज रॉबिन हुड की तरह है और वो पाब्लो को रिस्पेक्ट करते हैं। बट वही जिन लोगों को पाब्लो की काली करतूतों के बारे में पता है वो उससे डरते हैं और नफरत करते हैं। आर्टिकल में ये भी मेंशन था कि सभी को पता है कि पाब्लो के पास बहुत पैसा है, बट एग्जैक्टली ये किसी को नहीं पता कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। इस आर्टिकल के बाद पाब्लो की लाइफ में ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन 25 अगस्त को एल एस्पेक्टाडोर न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल छपता है जिसमें पाब्लो एस्कोबार को जो 1976 में अरेस्ट किया गया था उसके बारे में लिखा जाता है। और इसके बाद से कई सारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर सिर्फ पाब्लो की ही खबर छपती थी, और पाब्लो एस्कोबार की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और कोकीन बिजनेस की डिटेल्स धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर भी पाब्लो को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते हैं, और प्रेशर की वजह से 20 जनवरी 1982 में पाब्लो एस्कोबार अपनी पॉलिटिकल पोजीशन से रिज़ाइन कर देता है। पाब्लो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो एक एक करके सबसे रिवेंज लेना शुरू कर देता है। पाब्लो एस्कोबार का सबसे पहला टारगेट बनता है जस्टिस मिनिस्टर बोनिला। बोनिला ने पाब्लो एस्कोबार के कई सारे ड्रग कार्टेल पर रेड मारी थी और पाब्लो एस्कोबार को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करके एक्सपोज किया था।
पाब्लो अपने आदमियों को बोनीला पर नजर रखने के लिए कहता है और उन्हें पता चलता है कि जस्टिस मिनिस्टर बोनीला ऑफिस से घर रात को अकेले बिना सिक्योरिटी के आते हैं और 30 अप्रैल की रात को पाब्लो एस्कोबार के आदमी जस्टिस मिनिस्टर बोनीला को मार देते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद कोलंबियन गवर्नमेंट ड्रग ट्रैफिकर एंड कार्टेल लीडर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देती है, जिसमें पाब्लो एस्कोबार वाज द मेन टारगेट। पाब्लो एस्कोबार की वाइफ मारिया 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो कोलंबिया को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं सेफ रहने के लिए। कोलंबिया में के सारे ड्रग्स लॉर्ड भी कहीं छुप जाता है और पाब्लो एस्कोबार भी कहीं छुपकर बैठ जाता है। 1 महीने बाद पाब्लो एस्कोबार के 10 आदमियों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि बोनीला के मर्डर में शामिल थे और इसके रिस्पॉन्स में पाब्लो प्रेसिडेंट की कार को ठोक देता है और प्रेसिडेंट को मार देता है। और एक जज पाब्लो एस्कोबार के खिलाफ वारंट इशू कराता है तो पाब्लो उस जज को भी मार देता है। पाब्लो एक के बाद एक मर्डर करता जाता है और वो M19 गोरिल्ला ग्रुप से भी कांटेक्ट करता है जो कि पब्लिक बिल्डिंग में अटैक करने की प्लानिंग करते हैं। 6 नवंबर 1985 गोरिल्ला ग्रुप एक पब्लिक बिल्डिंग पर अटैक करता है जिसमें 12 जजेस मारे जाते हैं। जिन न्यूज़पेपर ने एस्कोबार के खिलाफ आर्टिकल छापा था, पाब्लो उन न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी मार देता है और वो पूरी की पूरी न्यूज़पेपर की डिलीवरी ट्रक्स को जला देता है और जो सेलर्स न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो उन्हें भी डराता है। पाब्लो के आदमी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को खुली सभा में 10,000 लोगों के सामने शूट कर देते हैं। पाब्लो एस्कोबार अगले कुछ सालों तक एक एक करके सबसे बदला लेता है और जो कोई भी बीच में आता पाब्लो उसे भी मार देता था। पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया का पूरा माहौल ही चेंज कर दिया था। हर जगह सिर्फ वायलेंस ही था, हर रोज़ कोई ना कोई मारा जाता था और अगली सुबह उसकी डेड बॉडी ओपन में पड़ी रहती थी। पाब्लो एस्कोबार ने 4000 से भी ज़्यादा मर्डर्स किए थे जिसमें 600 पुलिस वाले शामिल थे। कोलंबिया में वायलेंस चलता रहता है बट फाइनली जून 1991 में पाब्लो एस्कोबार सरेंडर कर देता है। पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया की शांति के लिए सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाता है बट सिर्फ एक शर्त पर कि वो गवर्नमेंट की जेल में नहीं रहेगा और सिर्फ अपनी ही बनाई हुई जेल में रहेगा। गवर्नमेंट कोलंबिया में हो रहे खून खराबे और मर्डर्स को देखकर पाब्लो एस्कोबार की इस शर्त को मान लेती है। पाब्लो एस्कोबार 16 महीने तक अपनी ही बनाई हुई जेल में रहता है बट ये किसी रियल जेल की तरह नहीं थी। कुछ लोग इसे क्लब मेलेडीन या होटल एस्कोबार भी कहते थे। इस जेल के बाहर एक फुटबॉल फील्ड थी और डिस्को भी था और पाब्लो और उसके आदमी हर रात यहाँ पर पार्टीज भी करते थे। पाब्लो एस्कोबार इसी जेल से अपने कोकीन के बिजनेस को भी संभालता है, लेकिन पाब्लो से इस जेल में एक मिस्टेक हो जाती है। वो अपने ही 2 आदमियों को मार देता है और इसकी वजह से गवर्नमेंट का पेशेंस लूज हो जाता है और वो पाब्लो को रियल जेल में शिफ्ट करने की प्लानिंग करती है। लेकिन पाब्लो को रियल जेल में शिफ्ट करने से पहले ही वो अपनी जेल से फरार हो जाता है। पाब्लो एस्कोबार अपने दोस्त पोपिए और 12 लोगों के साथ रात के 11 बजे अपनी जेल से भाग जाता है। कोलंबियन गवर्नमेंट पाब्लो एस्कोबार को बहुत ज़्यादा ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और इसलिए पाब्लो को ढूंढने के लिए वो एक स्पेशल फोर्स रेडी करती है जिसमें 600 से 1000 हाईली ट्रेंड सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर शामिल किए जाते हैं। और इन सब मेंबर्स में से कोई भी मेलेडीन शहर का नहीं था ताकि करप्शन को अवॉइड किया जा सके और पाब्लो हर बार की तरह रिश्वत देकर भाग ना जाए। और स्पेशल फोर्स के सारे मेंबर इस तरीके से चुने गए थे कि उनकी फैमिली में का कोई तो मेंबर पाब्लो की वजह से मारा गया हो ताकि स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर्स के दिल में पाब्लो के प्रति सिर्फ नफरत हो। और इस स्पेशल फोर्स का बस एक ही मकसद था, पाब्लो को ढूंढो और उसे ख़त्म करो। स्पेशल फोर्स को पाब्लो एस्कोबार के बारे में कई बार पता भी चलता है लेकिन वो वहाँ जैसे ही पहुँचते पाब्लो एस्कोबार वहाँ से पहले ही फरार हो जाता। पाब्लो को छिपने के लिए कई सारे गरीब लोगों ने भी मदद की थी क्योंकि गरीबों के लिए उसने बहुत कुछ किया था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि वो हमारे लिए हीरो है और वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, हम उसका पूरी रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करेंगे। अगर पाब्लो यहाँ होता तो उसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं उसकी मदद करती। उसका यहाँ कभी भी स्वागत है। अब उम्मीद है कि उसका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। उसका हमेशा स्वागत होगा। स्पेशल फोर्स कई दिनों तक पाब्लो एस्कोबार को ढूंढती है लेकिन हर बार वो बचकर निकल जाता है और इसलिए अब वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और अब वो टेलीकम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं। ये लोग दिन रात हज़ारों फ़ोन कॉल सुनते हैं और प्लान ये था कि जैसे ही पाब्लो के फ़ोन कॉल के बारे में पता चलेगा हम उसकी लोकेशन ट्रेस करके उसको पकड़ लेंगे। लेकिन इस प्लान को कामयाब होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि पाब्लो अपने फ़ोन कॉल की लेंथ 3 मिनट से कम ही रखता था जिससे लोकेशन को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और पाब्लो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करता रहता था, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। वो पकड़ा ना जाए इसलिए उसने वायलेंस को अपना हथियार बनाया। जो लोग गवर्नमेंट को उसके बारे में बताते थे वो उन लोगों को मार देता था। पाब्लो एस्कोबार ने एक स्कीम भी रखी थी, जो एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर को मारेगा उसे $1000 मिलेंगे और जो एक सीनियर ऑफिसर को मारेगा उसे $2000 का इनाम मिलेगा। पाब्लो एस्कोबार को भागे हुए 8 महीने हो जाते हैं लेकिन अभी भी स्पेशल फोर्स उसे पकड़ नहीं पाती है।
दूसरी तरफ पाब्लो एस्कोबार का एक नया एनिमिक ग्रुप बनता है, द पेपीज। ये बेसिकली मेडेलियन कार्टेल के ही लोग थे, बट ये पाब्लो को अपोज करते थे और उसके दुश्मन थे। ये लोग पाब्लो एस्कोबार की ही टेक्निक अपनाते हैं। ये पाब्लो के सपोर्टर्स और करीबी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। पाब्लो को बस एक ही डर था कि इन सब के बीच उसके फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचे। द पेपीज ग्रुप के लोग एक अपार्टमेंट को बॉम्ब कर देते हैं जो कि मारिया की मदर की थी, लेकिन उस टाइम पर मारिया की मदर उस अपार्टमेंट में मौजूद नहीं थी, इसलिए वो बच जाती है। पाब्लो की फैमिली जिस भी होटल में रुकती थी, पेपीज के लोग वहाँ पर ग्रेनेड फेंक देते थे, बट नसीब से हर बार पाब्लो की फैमिली बच जाती है। पाब्लो एस्कोबार के फॉलोअर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और उसको बस अपनी फैमिली की ही चिंता रहती थी और इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। पाब्लो एस्कोबार को भागे अब 16 महीने हो चुके थे और उसको अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है। उसने अपनी वाइफ मारिया को, अपने बेटे को और अपनी छोटी सी बेटी को कई महीनों से नहीं देखा था और उसका पेशेंस अब लूज़ हो जाता है और फाइनली 2 दिसंबर 1993 की सुबह वो अपनी फैमिली को कॉल लगाता है। वो इमोशनल होकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक बात करता रहता है और फिर भी नहीं रुकता है। 5 मिनट 47 सेकंड बात करने के बाद वो इस कॉल को रख देता है, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा बात करने की वजह से स्पेशल फोर्स उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है और उन्हें पता चलता है कि वो उनसे बस 100 मीटर की दूरी पर एक घर में छिपा हुआ है। पुलिस तुरंत वहाँ जाती है और उस इलाके को चारों तरफ से घेर लेती है। 2:04 पर पाब्लो जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पुलिस नज़र आती है। वो तुरंत ही अपनी 9mm की पिस्तौल उठाता है और उसके दोनों बॉडीगार्ड्स AK-47 उठा के फायर करते हैं। स्पेशल फोर्स भी दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू कर देती है और 6 मिनट तक लगातार फायरिंग चलती रहती है और करीब 200 राउंड्स फायर किए जाते हैं। जो जगह कुछ देर पहले बहुत ही शांत थी, वो 6 मिनट बाद खून से लथपथ हो जाती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देखकर पाब्लो और उसका बॉडीगार्ड छत पर कूद जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। पाब्लो का एक बॉडीगार्ड पहले ही मारा जा चुका था और दूसरे को भी अब गोली लग जाती है और वो भी मर जाता है। 44 की एज का पाब्लो एस्कोबार भागता रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाता है और स्पेशल फोर्स उसे वहीं मार देती है। और इस तरीके से वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिमिनल, जिसे ड्रग लॉर्ड कहा जाता था और एक टाइम पर जिसके पास पूरे कोलंबिया देश की 65% GDP थी, उसका चैप्टर यही एंड हो जाता है। पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से हमें एक चीज़ क्लियरली समझ आती है कि एक अकेला इंसान क्या क्या नहीं कर सकता, चाहे तो वो पूरे देश को हिला सकता है। और ऐसा ही कुछ ओशो ने भी किया था। अगर आप ओशो की लाइफ स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हो। पाब्लो एस्कोबार की लाइफ से हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, अगर वो उसने लीगली नहीं कमाया तो वो पैसा किसी काम का नहीं है और एक न एक दिन उसका पर्दाफाश होना ही है। मैं जब इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने YouTube पर कई सारी वीडियोस देखे कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस नार्कोस सीरीज पर बेस्ड थे। नार्कोस के 2 सीजन पाब्लो की लाइफ स्टोरी पर बेस है और बहुत से लोगों ने डायरेक्टली नार्कोस सीरीज को देखकर ही वीडियोस को बनाया। बट नार्कोस एक ड्रामेटिक सीरीज है जिसमें कई सारे सीन्स ऐड किए गए हैं और जो चीज़ पाब्लो की रियल लाइफ में हुई भी है उसे भी और मॉडिफाई करके बताया गया है, जो कि 100% रियल नहीं है। तो मैंने इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त 1-2 किताबें पढ़ी, कई सारे आर्टिकल्स पढ़े और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी और सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है। और अगर आप ऐसे ही एंगेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अगर आप ओशो की लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके समय के लिए शुक्रिया।